अब हम लोग के पास कैपिटल आ गया है, अब हम लोग खुल के करेंगे बिजनेस। સમયમાં તો જોવા જઈએ તો આપણો બધો કામમાં જ સમય જાય છે, પોતાના માટે સમય કાઢવો બહુ મુશ્કેલ હોય છે। अभी हम लोग मतलब ये पैसा राउंड होते होते हम लोग 12-13 लाख का बिजनेस चल रहा है। नमस्ते सभी को। सेवानी आवाज़ के चौथे एपिसोड में आज हम नेशनल इंश्योरेंस वीमो सेवा कोऑपरेटिव के प्रमुख आशाबेन अजमेरी के साथ बात करने वाले हैं, जो हमें बताएंगे कि असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए बीमा सेवा कैसे महत्वपूर्ण साबित होती है और ऐसी यूनिक कोऑपरेटिव को चलाने में क्या क्या मुश्किलें आती है। और उनके इतने सालों के अनुभव के साथ आज हम अपना एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। नमस्ते आशाबेन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट के एपिसोड में। सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कौन है, कहाँ से आई और सेवा के साथ कैसे जुड़ी। नमस्ते पलक बेन, धन्यवाद आपका। मेरा नाम आशा अजमेरी है और मैं सामाजिक सलामती अंतर्गत बीमो सेवा में 23 सालों से वीमो आगेवान का काम कर रही हूँ और मैं नेशनल इंश्योरेंस वीमो सेवा कोऑपरेटिव की चेयरपर्सन हूँ। और मैं मेरे बारे में बताऊँगी तो जैसे मैं शादी से पहले कुछ और था और शादी के बाद कुछ और है। अच्छा। मतलब दोनों मेरी लाइफ अलग है। वैसे बताना चाहूँगी तो मुझे पहले मॉडलिंग का बहुत शौक था। मतलब बोलते हैं ना, जब जो उम्र में होते तब का कुछ अलग ही सपना रहता है। तो उस वक्त मुझे ऐसा कुछ शौक था। मैंने 12 तक पढ़ाई की है और मैं ट्यूशन क्लासेस चलाती थी और टीचर की जॉब भी करती थी। उसके बाद शादी हुई तो शादी बाद मेरी सास भी गवर्नमेंट सर्वेंट थी, तो उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, तूने अपने घर पर किया है तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तू करेगी तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने मुझे, वो सेवा की सदस्य थी, तो उन्होंने मुझे सेवा में लेकर गए और सेवा के अंदर मुझे अपने पुराने साथी थे जो बीमो सेवा के अंदर, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे वीमो आगेवान के तौर पर सिलेक्ट किया। मुझे उस वक्त बहुत खुशी हुई थी कि मैं सेवा जैसी एक संस्था से जुड़ रही तो काफ़ी मुझे उस वक्त खुशी हो रही थी। अच्छा, सो आपने सेवा एज ए आगेवान बहन ज्वाइन किया था और आपने जैसे आगे भी बताया कि आज आप चेयरपर्सन है अपने मंडली की। तो ये जर्नी आपका कैसा रहा, कितना लंबा रहा और इसमें आपने क्या क्या सीखा? हाँ, वो मैं आपको अगर ये ऐसे बोलूँगी कि मैं आपको 5 मिनट में बताऊँ या 10 मिनट में, क्योंकि ये मेरा 23 सालों का सफ़र है, इतने आसानी से मैं नहीं बता पाऊँगी। लेकिन जो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आए तो मैं आपको वो शेयर करूँगी। जैसे मैं एक आगेवान थी या घर से जब बाहर निकली तब ऐसा था कि घर पर रहकर काम करना और लोगों के सामने बोलना दोनों बहुत अलग बात है। तो जब मैं सेवा से जुड़ी, वीमो सेवा से जुड़ी और फिर मैं 10 साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रह चुकी हूँ और उसके बाद मैं प्रमुख के तौर पर चुनी गई। तो मैं बीमो सेवा का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि ये ऐसा सफ़र था जो मुझे पहले कभी अगर मैं नहीं जुड़ती तो मैं नहीं जान पाती। तो मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं दिल्ली गई थी, जो मास्टर कार्ड का CEO थे, उनसे मिलने का मौका मिला और वो भी काफ़ी बड़ी हस्ती थी। जब मैं और मीरा बहन ने हमने बीमो सेवा को वहाँ पर प्रेजेंट किया और उनको इतना इफ़ेक्ट हुआ हमारी बातों का, और जो ग्रास रूट लेवल पर हमने जो बात की तो काफ़ी उन पर हमारा वो बातों का असर हुआ था। तो मुझे ऐसा हुआ कि मतलब ऐसे लोग भी हमको सुन रहे हैं सेवा के द्वारा, मतलब वो एक अच्छी बात थी, मुझे वो लगा। अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि आपने रिप्रेजेंट भी किया है अपनी मंडली को और आप BOD भी रह चुके हैं। तो ये जो लीडरशिप का एक सफ़र होता है कि जब हम संस्था से जुड़ते हैं तो आगेवान बने, फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे आए, हम BOD भी बने और उसके बाद हम चेयरपर्सन भी बने, है ना। तो इसमें आपको क्या लगता है कि लीडरशिप के जो गुण है या फिर सीख है वो आपके लिए कौन सी महत्व है और वो आपको कैसे आगे लेके आई?
अच्छा, उसमें ऐसा है कि जैसे मैं एक बीमो आगेवान थी, फिर मुझे जैसे आप बता रही है बोर्ड डायरेक्टर बनाया गया और फिर चेयरपर्सन। वो तीनों का काफ़ी लंबा सफ़र है, उसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ जानने मिला। क्योंकि बीमो आगेवान थी तब तक मुझे पता था कि मुझे बीमो लाना है, सदस्यों को जोड़ना है, वो सारी एक बात थी। आगे जाके जब मैं बोर्ड डायरेक्टर बनी तो मुझे ऐसा लगा कि हमारी मंडली के लिए, संस्था के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और चेयरपर्सन के जब उस स्टेज पर पहुंची तब तो मुझे वो मतलब ऐसा लगा कि काफ़ी कुछ करना बाकी है मंडली के लिए, और हमें कहीं देश के अंदर और दुनिया के अंदर और आगे हमारी मंडली को ले जाना चाहिए। तो किस तरीके से और क्या सोच रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आपके अनुभव में आपकी अगर मैं पूछूं कि 3 महत्व की सीख क्या रही है, या फिर अगर कोई इस तरीके से कोई लीडर ग्रो करता है तो उसको कौन सी बातों को महत्व देना चाहिए ताकि वो इस तरीके का सफ़र कर सके, तो वो 3 महत्व की सीख या फिर जो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एक लीडरशिप की क्वालिटी में क्या क्या होना चाहिए। सही। लीडरशिप की क्वालिटी में तो मैं बोलना चाहूँगी कि एक तो हमें दिल से भी मजबूत रहना चाहिए कि हमारा क्या उद्देश्य है, हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। ये अगर 3 चीज़ हमें पता होगी तो हम लोग हमारी दिशा नक्की कर पाएंगे या आगे कैसे बढ़ना है वो देख पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम लोगों को अपने आप को पहले तो मजबूत करना है। और 3 सीख के अंदर ये जो 3 बात बताई उसके अंदर ये सारा सार आ जाता है कि अगर हम ये 3 चीज़ अगर नक्की सीख कर लेंगे तो हम आत्मनिर्भर भी बन पाएंगे, मतलब अपने खुद पर कॉन्फिडेंस से आगे भी बढ़ पाएंगे और हमारी रोजगारी को भी आगे बढ़ा पाएंगे। ये सारा मतलब जो सीख है उससे हमको ये पता चलता है। क्योंकि मैं आज अपने अंदर काफ़ी कुछ परिवर्तन देख पा रही हूँ, वो आर्थिक हो, शारीरिक हो या सामाजिक हो, वो सारा मुझे दिख रहा है कि अगर हम लोग कुछ ठान लें तो हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा उदाहरण देके हमें समझा सकते हैं जो आपने 3 परिवर्तन अपने आप में बताए, तो पहले क्या था और उसके बाद ये परिवर्तन के पैरामीटर्स में भी अभी आपको क्या बहुत चेंज लग रहा है। जैसे अगर आप आर्थिक की बात करें, सामाजिक की बात करें और शारीरिक की बात करें। जैसे मैं आर्थिक का बताने जाऊंगी तो सामाजिक परिवर्तन तो है, आर्थिक परिवर्तन है, वो तीनों एक साथ ही आया है क्योंकि वो मुझ में एक चेंजेस आया है। इसलिए तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे आर्थिक परिवर्तन इस हिसाब से हुआ कि मेरी रोजगारी बढ़ी, और उस रोजगारी की वजह से आज मैंने मेरे बेटे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टडी मास्टर में कर रहा है, वो लंदन में कर रहा है। मेरी बेटी ने BHMS से बैचलर किया और आगे वो भी पढ़ाई करने के लिए जा रही है। तो वो एक मेरे लिए काफ़ी बड़ी मतलब मैं बताना चाहूँगी कि खुशी की बात है। अगर मैं ये कुछ यहाँ पर नहीं रहती तो कुछ नहीं कर पाती, ये एक बताना चाहूँगी। बहुत बढ़िया, और आपको अभिनंदन भी इस बात के लिए कि आज आपने इतना 23 इयर्स आपने मंडली में काम किया और इतना ग्रोथ किया, तो आज उसका फल आपके बच्चों को भी मिल रहा है। हम कब से ये बात कर रहे हैं बीमो सेवा, तो अगर आप हमें बता पाए कि बीमो सेवा क्या है और क्या काम करती है और उसकी शुरुआत थोड़ी कैसे हुई और आज वो कैसे काम कर रही है। मैं बताना चाहूँगी, वैसे तो बीमो सेवा 1972 में चालू हुई थी, बैंक के साथ शुरुआत हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने 1990 में उसका अलग अलग जो हमारी पॉलिसी है उस हिसाब से काम करना शुरू किया। और बीमो क्यों लिया वो हमारे बहन के एक उद्देश्य से लेना शुरू करना पड़ा। जब से हमारी बैंक लोन दे रही थी तब बहनों के पास कोई ऐसा जरिया नहीं था कि वो लोन रीपेमेंट कर सके। तो उस वक्त कई ऐसे एग्जाम्पल थे, जो शाहपुर एरिया ही है अहमदाबाद के अंदर, तो ऐसा था कि वहाँ पर एक डेथ हुआ और उनकी लोन चालू थी तो रीपेमेंट नहीं कर पा रही। तो हमारे बहन श्री इला बहन ने सोचा कि अगर हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि हम लोग बहन को उनको आर्थिक सद्धर कर सके। जैसे डेथ हुई तो उस वक्त उनका ऐसा हालत थी कि वो अपने जो विधि होती है वो भी नहीं करने का उनके पास पैसा था, वो सारी
सारी सिचुएशन थी, तो बहन ने हमें ये बताया कि हम लोग लोन वीमो भी उसके साथ चालू करें। तब हम लोगों ने वीमो का एक मतलब सोच आई और वीमो की शुरुआत की। तो उस वक्त ऐसे जो सिचुएशन आई थी तो बीमो की शुरुआत। अच्छा, सो बीमो सहकारी मंडली की शुरुआत इस तरीके से हुई। और थोड़ा और सहकारी मंडली की मैं फिर से बता। हाँ जी। सहकारी मंडली तो 2009 में रजिस्टर हुई। उसके बाद पहले हमारी रजिस्टर नहीं थी, 2009 से रजिस्टर हुई और हमारी मल्टीनेशनल कोऑपरेटिव हुई, और जो हिंदुस्तान की प्रथम महिला मंडली है, जो हमें उसका गौरव है कि कहीं भी महिला की ऐसी कोई वीमो कोऑपरेटिव नहीं है। इसलिए तो ये सदस्यों के लिए भी एक काफ़ी अच्छी बात रही है और 2009 में रजिस्टर हुई। अच्छा, तो आपने जैसे अभी लास्ट में बताया कि सदस्यों के लिए काफ़ी अच्छी बात रही है, तो जो हम असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के साथ काम करते हैं और उनके लिए हमने ये मंडली बनाई है, तो उनके जीवन में कैसा फ़ायदा होता है और क्या उनको उसका बेनिफिट मिलता है, वो आप अगर हमें थोड़ा बताएं। हाँ, हम लोग ग्रास रूट बहनों का ही बीमा करते हैं, जो रोज़ का लाकर मतलब अपनी दिन का गुजारा करती है। तो कई बहन ऐसी है, अगर बीमार पड़ती है या उनके घर में कोई आपत्ति आती है, तब उनके पास कुछ ऐसा जरिया नहीं रहता है, या तो फिर उनको ब्याज से लाना पड़ता है, साहूकार पास से लाना पड़ता है, ये सारी सिचुएशन रहती है। तो हम लोगों ने उनको उनके घर जाकर अवेयर किया कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है ना कि वो एक करार है। हम कोई भी चीज़ बेच सकते हैं, कपड़ा है या और कोई भी चीज़ बेच सकते हैं, क्योंकि उसके सामने हम लोग ले सकते हैं। हाँ। लेकिन इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है कि उसको करार है कि आज बेचा कल होगा या नहीं होगा तो हमारा पैसा जाएगा। इसलिए लोगों को तैयार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये अवेयर आया हुआ है लोगों में कि हम लोग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि बीमो कैसे लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। तो हम लोग काफ़ी प्रीमियम नहीं है, छोटा छोटा प्रीमियम है, साल का 225 रुपया से लेके हम लोग 15,000 तक का प्रीमियम लेते हैं, और अलग अलग वो सारी पॉलिसी हैं। तो बहनों की जो ज़रूरत है उस हिसाब से हम लोग प्रीमियम लेते हैं। और उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक हमारी बहन थी, वो मतलब अपने छोटे छोटे उनके बच्चे थे, 3 बच्चे थे, और उनके हस्बैंड का एक्सीडेंटली डेथ हो गया। तो उनको जब हमारी बीमो की रकम से उनको जो मिला, उससे वो अपनी मतलब वो दुख तो नहीं कम कर पाएगी, लेकिन उस वक्त उस बहन के पास रहने को छत भी नहीं थी। तो हमारे जो पैसा मिला उनको, उनसे उन्होंने एक अपना मकान खरीदा और उन्होंने एक मकान लिया, अभी वो अपने खुद के छत के अंदर है। तो एक ये अच्छी बात है कि हम सदस्यों को ये सारी भी चीज़ समझा सकते हैं कि उनको क्या जीवन परिवर्तन हो सकते हैं। अच्छा, तो हो सकता है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि इंश्योरेंस जो है वो एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें कोई लेन देन तुरंत नहीं होता है ना। तो ये शायद बहुत ही मुश्किल रहा होगा कि असंगठित क्षेत्र की बहनों को इसके बारे में कैसे समझाया जाए, और क्योंकि इसका बेनिफिट मिले भी और नहीं भी मिले, और जब मिलेगा तो बहुत ही देर के लंबे दौर के बाद मिलता है। तो ये कैसे हम उन्हें समझाते हैं, क्या कहते हैं, और जनरली ये देखते हैं कि अगर इंश्योरेंस हम ले रहे हैं तो वो एक विश्वास का भी रोल प्ले होता है। तो वो कैसे होता है, प्रोसेस कैसे होता है, और बहनें कैसे हमारी मंडली पे विश्वास करती है? वो उसमें ऐसा है कि हम लोग बार बार सदस्यों के टच में रहते हैं। ऐसा नहीं है आज सदस्य के पास गए और फिर हम उनसे नहीं मिले, लेकिन बार बार उनको हम लोग सदस्यों के कांटेक्ट में रहते हैं। और कोई भी नई योजना आती है, जैसे हमारी अभी हीट की योजना आई, तो अगर कोई भी नई योजना आती है तो हम लोग उन तक पहुंचाते हैं। जैसे हीट इंश्योरेंस है, वो अभी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहनों की रोजगारी पर असर हो रही है, तो वो ज़्यादा एट्रैक्टिव बहनों को लगा कि ऐसा भी कोई इंश्योरेंस हो सकता है। और उन्होंने ऐसा बोला भी कि बीमो सेवा ही है जो ऐसा कुछ ना कुछ नया कर सकती है। तो मतलब हम जो भी है वो सदस्यों के बीच में जाकर उनसे बात करते हैं और फिर उन्हें बताते और हमारे साथ उनको जोड़ते हैं। और उनको विश्वास कैसे आता है हम पे? वो ऐसा है कि कई बार हम लोग एग्जाम्पल भी देते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं है कि बीमो लिया और किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम लोग
एक ही जगह पर, जहाँ पर एक चाली है, एक सोसाइटी है, वहीं पर सारे बीमे लेते हैं, तो एक दूसरे का विश्वास जीत पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बहन रहती है तो हम जहाँ पर जिसको क्लेम मिला है उस बहन को साथ रखते हैं या उसका एग्जाम्पल देते हैं, या छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो भी है हमारे पास जो हम बताते हैं बहन को कि देखो इनके जीवन में ऐसा हुआ हादसा, तो उनको ये सारा कुछ मतलब मिला हुआ है और उनको बीमो सेवा से ये सहाय मिली हुई है ऐसा करके। तो हम हमारा वीडियो है, हमारा थोड़ा कुछ जो भी हमारा टूल्स है वो उन तक ले जा रहे हैं। अच्छा। और एक अच्छी बात है कि हम हमारे पाउच वगैरह भी सदस्यों को देते हैं, तो अगर उनके अंदर टोल फ्री नंबर है वो है, तो उनको अगर कुछ पूछना करना है तो भी वो इंक्वायरी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने ये बताया कि वो हम विश्वास कैसे गेन करते हैं, उनका कैसे विश्वास जीतते हैं, तो जब हमारी आगेवान बहनों से मिलने जाती है, इंश्योरेंस के बारे में बताती है, तो उनको भी एक तालीम जैसा दिया जाता होगा, तो वो प्रक्रिया कैसे होती है, उनको कैसे हम तैयार करते हैं कि वो बहनों तक पहुँचे और अपना जो इंश्योरेंस बीमा बेचने का काम है वो अच्छे से कर पाए? हम लोग हमारी बहनों को भी अलग अलग जैसे कि LIC है या अलग अलग कंपनी से भी हम लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा। तो हम उस ट्रेनिंग को समझते हैं और फिर ले जाकर सदस्यों के बीच में सारी बात रखते हैं, क्योंकि हम लोग भी 3-4 कंपनी के साथ काम करते हैं, तो वो मतलब देखो सेवा सदस्य उनको तो बीमो सेवा ही पता है, आशा बहन को पहचानते हो, तो वहाँ पर हम लोग जो भी प्रोडक्ट लेकर जाते हैं तो हम लोग लेकर जाते, लेकिन हम लोगों को यहाँ से डीपली कि क्या मिलता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी डीपली हमको ट्रेनिंग दी जाती है और हमको समझाया जाता है, और फिर हम सदस्यों के बीच में वो सही मैसेज वो लेकर जाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट मैसेज लेकर जाते हैं। अच्छा, तो ये जो सही और परफेक्ट की बात करते हैं, तो क्या हम समझे कि ये हम यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं? क्योंकि काफ़ी बार होता है कि एक तो एक प्रोडक्ट ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, सर्विस उस तरीके से होती है, और उसमें भी इस तरीके की बहनों को हम जब सेवाएं देते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी वाला जो मुद्दा है वो भी हम कैसे उसको समझते हैं और बहनों को समझाते हैं? हाँ, हम लोग मतलब ऐसा घरेलू रिश्ता बनाते सदस्यों से। ऐसा नहीं है कि बस बीमो दिया और पैसा लिया और वो ख़त्म हो गया, लेकिन हम लोग कंटिन्यू कुछ ना कुछ, अगर कोई ट्रेनिंग होती है, कोई मीटिंग होती है, कोई ऐसा मैसेज होता है, जैसे हमारी AGM होती है, तो हम उन्हें ऐसे हमारी ऑफिस में बुलाते, तो उनको ऐसा पता चलता है कि नहीं बीमो सेवा कैसे काम करती है, तो हम लोग उनके नज़दीकी मतलब उनके इतने अटैच हो जाते हैं, उनसे काफ़ी घुल मिल जाते हैं कि उनको एक भरोसा रहता है कि ये हमारे साथ गलत नहीं होगा ऐसा। अच्छा, तो जैसे आशा बहन आपने बताया कि कुछ पाउच जैसा बनाते हैं, कुछ IC मटेरियल आप बहनों को देते हैं ताकि वो प्रोडक्ट को अच्छे से समझ पाए या फिर कभी भी बहनों के साथ संपर्क कर पाए, तो ऐसे और क्या क्या तरीके हैं जिससे बहनें आपकी सर्विसेज को और संस्था को समझ सकती है और ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल सकती है? वैसे मैं बताना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया हम पत्रिका देते हैं, पैम्फलेट्स वगैरह, पाउच देते हैं, और हम लोग टेक्नोलॉजी मतलब उसके ज़रिए भी काफ़ी कुछ आगे बढ़ रहे हैं अभी। तो हम मेंबर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा हम लोग उनको ये सारे माहिती संचार पहुंचा सकते हैं। और कई बार हम लोग ऐसा करते कि हम बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं, वहाँ पर उनको हमारे पास जो टैबलेट वगैरह बड़ा होता है उसके अंदर हम स्टोरीज वगैरह दिखाते हैं, तो वहाँ ज़्यादातर 25-30 बहना जो इकट्ठा हुई है वो एक साथ ले जाए वो मैसेज और औरों तक पहुंचा सके। तो हम ये भी टूल यूज़ करते हैं कि जितना हो सके हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम आगे बढ़ सके। तो हम व्हाट्सएप है, FB पर है, हम कई अलग अलग प्लेटफॉर्म से ले जा सकते हैं और उन तक ये माहिती पहुंचाते हैं। अच्छा, तो एक तो हो गया कि बहनों को इंश्योरेंस के बारे में समझाना, उनको इंश्योरेंस का पॉलिसी देना, बट जब उनको क्लेम करने का सिचुएशन आता है, क्योंकि क्लेम का भी एक प्रोसीजर होता है और क्योंकि बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है, तो ये जब क्लेम करने
की बारी आती है उस टाइम आप कैसे उनको सपोर्ट करते हैं और क्या उनका प्रोसेस रहता है? जैसे क्लेम आता है तब तो पहले सदस्य जब अस्पताल में होते हैं या डेथ होता है या कुछ भी उनके घर में जो आपत्ति आती है तो हमें कॉल करती है और हमने उन्हें रसीद दी हुई होती है जिसमें टोल फ्री नंबर, ऑफिस का नंबर वगैरह दिया होता है। तो हमारा एक उसका प्रोसेस है, जैसे हम लोग इंटीमेशन देते हैं, इंटीमेशन के माध्यम से फिर ऑफिस से बहन एरिया में जाती है, उस सदस्य का क्लेम लाती है, ऑफिस में जमा कराती है और डिजिटली वो भी अकाउंट के अंदर ही पैसा जाता है उनका। अच्छा। तो अच्छा है कि सदस्य को कहीं जाना नहीं रहता है, उनको घर पर ही पूरी सर्विस मिलती है। जैसे कि हम लोग जाते हैं तो हम लोग घर पर सर्विस देते हैं, क्लेम्स की अगर उनको ज़रूरत है तो क्लेम्स की सर्विस घर पर ही मिलती है। तो ये एक अच्छा हमारे लिए और उनके लिए अच्छा एक तालमेल है कि सदस्य अगर नहीं समझ पाता तो वो ऐसे पूछ सकता है, हमको बता सकता है और हम ऐसे उसको हमारी मदद पहुंचा सकते हैं। बहुत बढ़िया। और इतने साल से ये मंडली काम कर रही है तो जाहिर है कि बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी, तो आप हमें उसके बारे में भी बताएं कि इतने सालों में मंडली को क्या क्या दिक्कतों से आगे आना पड़ा और उस टाइम पे मंडली ने क्या क्या एक्शन लिए थे? जैसे देखने जाए तो कई बार चैलेंजेस आते हैं। जैसे हम लोग इंश्योरेंस का काम करते हैं तो इंश्योरेंस वीमो सेवा तो है नहीं, तो फील्ड में कई बार ऐसी होती है अलग अलग कंपनी से हमें सामना करना पड़ता है और अलग अलग लोगों से हमें मतलब इतना जूझना पड़ता है कि हम लोगों को उसको सदस्य को समझाना पड़ता है कि आप भी सोचो क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि कई ऐसी कंपनी आती है जो आती है, पैसा लेती है और चली जाती है। फिर सदस्यों को भी दुख होता है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर नहीं लिया होता, ये नहीं किया होता। तो एक ये भी सभ्य तक हम लोग मैसेज पहुँचाते हैं कि आपको किस चीज़ में पढ़ना चाहिए, किस चीज़ में नहीं। तो ये भी हम लोग अवेयर देते हैं उनको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, अभी तो सब सिस्टम भी इजी हो गई है। जैसे जन्म का दाखला है, मरण का दाखला है, तो कई लोग ऐसे लोग भी आते हैं कि हम लोग पैसे दो, हम लोग फॉर्म भरेंगे, आपको कर देंगे और लेकर भाग जाते हैं। जबकि हम लोग उसको बताते हैं कि ये सारा जो है माध्यम उसके द्वारा फ्री में भी करवा सकते हैं और आपको मिल भी सकता है। मतलब ये सारी भी हम लोग उन तक पहुंचाते हैं सेवा। और हम लोगों को वो सब चैलेंज आता है जब वो लोग जो करके चला जाता है ना, उसको हमको फेस करना पड़ता है कई बार, क्योंकि हम लोगों को वो हम पर विश्वास नहीं कर पा रही है कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो आप भी ऐसा करोगी। मतलब वो सारा एक पड़कार तो लगता है कि वो रहेगा ही, लेकिन हम लोग बार बार उनके टच में रहते हैं तो एक विश्वास जीत पा रहे हैं, वो एक बड़ी बात है हमारे लिए। बढ़िया। और आपने शुरुआत में भी ये बताया था कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है और गुजरात के अलावा और भी राज्यों में काम करती हैं। तो जब हम एक से ज़्यादा विस्तार में काम करते हैं, राज्य में काम करते हैं, तो उसकी भी कुछ अलग मुश्किलें होती है, चुनौतियाँ होती हैं। तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाए कि जब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव काम करती है तो कोऑपरेटिव के लेवल पे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उसको आप कैसे निराकरण लाके उसमें से कैसे बाहर आते हैं? जैसे अलग अलग राज्य में पॉलिसी अलग अलग रहती है, तो हम लोगों के लिए यहाँ थोड़ा इजी रहता है। लेकिन अगर दिल्ली या एमपी ये सारी जगह पर हम लोग ये प्रोडक्ट ले जाते हैं तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने अभी एक आसाम प्रोजेक्ट था, उस पर भी काम किया है और काफ़ी अच्छा रहा वो प्रोजेक्ट। अभी ख़त्म हुआ लास्ट मंथ ख़त्म हुआ। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि हम लोगों ने वो एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट वहाँ पर हासिल किया हुआ है कि जैसे आसाम में प्रोजेक्ट के थ्रू काम किया और अभी ऐसा है कि हम खुद वहाँ के पर बैन तैयार किए हुए 258 या ऐसी CBS तैयार है और वहाँ से हम लोग नया कलेक्ट कर रहे हैं प्रीमियम और अच्छा खासा वहाँ से बहन जुड़ भी रही है हमारे साथ। तो ये एक बात है कि अगर अलग अलग लेवल पर जैसे MP में जाएंगे या दिल्ली में जाएंगे तो और राजस्थान में जाएंगे तो अलग अलग जगह पर अलग अलग जो पड़कार है, तो सरकार के साथ भी हमें कैसे उनके साथ बात करनी है, क्या हमारी पॉलिसी से वो बताना है। लेकिन कई बार हम वो नहीं समझा सकते उनको, तो कई बार वहाँ पर हम काम नहीं भी कर सकते। तो वो भी एक बार दुख होता है कि हम हमारा काम वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हो। अच्छा। और जैसे इतनी सारी मुश्किलें आती हैं तो उसके साथ कई सारी सीख भी आती है ना। तो इतने सारे सालों में अगर आप हमें बता पाएँ कि क्या महत्व की सीख है जो ध्यान में रखनी चाहिए जब आप ऐसे क्षेत्र में ऐसी
यूनिक प्रोडक्ट के साथ, और वो भी असंगठित क्षेत्र की बहनों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, या फिर ये आपकी सीख है जो लोगों को आप बताना चाहते हो? वैसे मैं बताऊं तो जैसे हम लोगों ने 2 सालों से हीट इंश्योरेंस का शुरू किया, उसके पहले भी अलग अलग प्रोडक्ट थी, तो उसके बारे में हम लोग अगर डिटेल में सभ्य को समझाए, डिटेल में उनसे अच्छे से माहिती दें, और ये एक सीख मिलती है कि गई बार भी हम लोगों ने अच्छा खासा किया था हीट इंश्योरेंस में, इस बार भी किया हुआ है, तो हमको ये सीख मिलती है कि अगर कोई योजना आती है तो उसको कम से कम चलाने के लिए 5 साल 10 साल उसको लगातार उसमें हमें उतरना पड़ेगा, और उन तक पहुंचाने के लिए वो क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, वो बताना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बताना चाहूँगी। ओके। और दूसरा ये भी हम जानना चाहते हैं कि काफ़ी बार ऐसी मुश्किलें आती हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती है, जैसे अभी कोविड आ गया और ऐसी कोई विपत्ति आ जाती है जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो उस विपत्ति के समय पे सबसे ज़्यादा अगर असर होता है तो वो असंगठित क्षेत्र के लोगों को होता है। तो ऐसे कोई अगर आप उदाहरण बता पाए कि पिछले कुछ सालों में ऐसी विपत्तियाँ आई, तो उस समय मंडली ने कैसे अपने बहनों को मदद किया, या फिर उनके लिए वो कैसे फ़ायदेमंद रहा जब वो एक मंडली के साथ थे? वो एक जो कोविड वाला है वो एक बहुत हमारे सदस्यों के लिए तो बहुत ही मतलब बुरा वक्त था, ऐसे बताना चाहूँगी, क्योंकि सदस्यों को उस वक्त समझ में ही नहीं आ रहा था, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमारे सदस्य ऐसे है कि अगर वो सुबह से शाम काम पर नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या, वो वाली सिचुएशन थी। लेकिन वीमो सेवा और सेवा फेडरेशन को साथ में रख कर हम लोगों ने मेंबर को काफ़ी कुछ, मतलब मैं बताना चाहूँगी कि उनको हम लोगों ने किट दिया, काफ़ी कुछ सहाय दिया कि हम लोग कुछ करके सदस्यों की जो तकलीफ़ है उसमें हम सहभागी हो सके, तो हम लोगों ने वो सब काफ़ी उनके तक पहुंचाया। और एक WHO का एक प्रोजेक्ट आया हुआ था उस वक्त कोविड में, तो मैंने खुद ने लगभग 29-30 जैसी बहनों को सदस्यों को अवेयरनेस करने के लिए, जैसे हम लोग जाते तो नहीं थे, रूबरू नहीं जा सकते थे, तो हम लोग फ़ोन से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया सदस्यों का, उनको कैसे अवेयर करना है, क्योंकि बड़े लोग तो पढ़ लिख कर समझ जाएंगे कि कैसे करना है, लेकिन हमारी श्रमजीवी बहनों को ये पता नहीं चल रहा था कि वो कैसे करें, तो हम फ़ोन कॉल्स करते थे, उनको बताते थे कि आप ये करो, कैसे आपको उससे सावधान रहना है, कैसे करना है, वो सारी माहिती हम फ़ोन द्वारा हमारी जो 30 का ग्रुप था उनके द्वारा भिजवाई, और ये हमारी 30 बहनों को भी कुछ ना कुछ रोजगारी उसी में से मिली। तो आशा बहन, हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी के बारे में, तो जैसे बढ़ते हुए युग में टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, तो इसके साथ कदम मिलाते हुए मंडली किस प्रकार की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही है और उससे क्या बेनिफिट मिलता है मंडली को भी और सदस्य को भी? ऐसे बताऊंगी, हमारे यहाँ पर 2019 से जब कोविड आया उस दरमियान हमारी खुद की एक ऐप लॉन्च की हुई थी जो वीमो सेवा ऐप कर है, तो उसी में हमने अलग अलग भाषा में एप्लीकेशन को किया हुआ है कि अगर किसी को गुजराती में करना है, इंग्लिश में करना है, आसामी भाषा में करना है, तो जो जिस भाषा में कंफर्टेबल है उस भाषा में वो उसमें एंट्री कर सकता है ऐप में। तो वो एक अच्छी हमारे लिए एक रही हुई है चीज़, जिसकी वजह से हम लोग हमारी पॉलिसी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और एक सदस्य का भी विश्वास बढ़ा है, क्योंकि पहले ऐसा था हम लोग लिख कर फिर उनको देते थे, फिर अगले महीने देते थे, ये वाली सिस्टम थी लिखने वाली। तो अब ऐसा हो गया है, हम लोग एंट्री करते हैं, उसके मोबाइल में उसको PDF बनाकर उसकी रसीद दे रहे हैं, तो सदस्यों को भी काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब हमें तुरंत ही हमारी रसीद मिल गई। तो वो सदस्य को भी एक पहले ऐसा था कि तो महीने बाद रसीद मिलती थी, ऐसा कुछ था, तो और अब ऐसा है कि हमें PDF में तुरंत और एक विश्वास भी है कि जैसे हमने पैसा दिया और हमको रसीद मिली, या फ़ोन के माध्यम से व्हाट्सएप में हम उन्हें PDF जनरेट कर दे देते, तो वो एक सदस्यों के लिए भी अच्छी बात रही है। और जैसे क्लेम भी हम उसमें इंटीमेशन के थ्रू करा सकते हैं, व्हाट्सएप में ही भेज सकते हैं कि हम लोग कैसे हमारा क्लेम जमा कराए। जैसे मेरे पास आया, मैंने ऑनलाइन उनको भेज दिया, उन्होंने कंप्यूटर में एंट्री कर दी, तो वो एक सारी साधारण पद्धति हो गई है। तो ऐप के द्वारा डिजिटलाइजेशन की वजह से हम लोगों को काफ़ी सरलता हुई है, ऐसा बताऊंगी तो अच्छा रहेगा। अच्छा,
तो इतने सालों से अगर आप काम कर रहे हो मंडली के साथ और बहनों के साथ, और अगर बीमों की बात करें तो बहुत सारी प्रतिस्पर्धा भी होती है मार्केट में, गवर्नमेंट के भी स्कीम्स होते हैं, उनके भी बीमा कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो आप क्या बताना चाहोगे सरकार को कि कोई पॉलिसी लेवल रिकमेंडेशंस या कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए ताकि बहनों की जो मंडली होती है और ख़ास करके जो हमारी यूनिक मंडली है उसको सरलता रहे, उसको सपोर्ट मिले? वैसे तो ज़्यादा कुछ मांग नहीं है, लेकिन ये बोलना चाहूँगी कि हम लोगों को हमारी वीमो कंपनी बनानी है, क्योंकि ऐसा है ना कि 100 करोड़ इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल है। तो हमारी तो एक यही मांग है कि हम लोग 20-25 करोड़ से अगर वीमो सेवा की कंपनी बनाना चाहे, और हमें अगर सरकार इस माध्यम से, कोऑपरेटिव के माध्यम से अगर कंपनी बनाती है तो हम लोग काफ़ी ऐसे लोगों तक पहुंच सकते हैं जो ग्रास रूट लेवल पर है और जो नहीं पहुंचे हुए हैं। तो अगर सरकार अगर ये बात माने कि हाँ 20 करोड़ 25 करोड़ में भी कंपनी बन सकती है, क्योंकि 100 करोड़ तो बहुत बड़ी अमाउंट है जो हमारे लिए इकट्ठा करना मुश्किल है, क्योंकि हमारा छोटा छोटा प्रीमियम है। हम लोग काफ़ी बड़े प्रीमियम नहीं लेते हैं लोगों से, हमारा प्रीमियम छोटा छोटा है। तो बस यही मांग है कि हम 20 करोड़ से हमारी कंपनी शुरू करें और हम उसको और सदस्यों के साथ जोड़ सकें। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप अभी नेक्स्ट 5-10 ईयर्स की अगर हम देखें तो उस अगले आने वाले सालों में आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहोगे? वैसे एक दो ऐसी बात है जिससे हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे कि हम लोग जैसे डिजिटली भी पूरी दुनिया हमें देखे, देश देखे कि बीमो सेवा क्या कर रही है, तो हमें भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए और हम भी हमारी बीमो सेवा को कुछ ऐसे लेवल पर ले जाए आने वाले 10 सालों में। एक तो कंपनी बन जाए, एक हमारा लेवल वो हो जाए कि जैसे डिजिटली के माध्यम से भी, अगर जैसे मैं नाम नहीं देना चाहूँगी, गवर्नमेंट की कई ऐसी है कंपनी जिनका लोगो से ही पता चल जाता है कि ये कंपनी है। मैं वैसा ही बताना चाहूँगी कि अगर वीमो सेवा खुले और ऐसे पता चल जाए कि हाँ ये, तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए, लोगों को आपके बारे में पता चल जाए। वही कि बस ऐसा उनका सिंबल देखे और समझ जाए कि ये वीमो सेवा है। तो और आगे हम लोग 10 सालों में ये प्लानिंग है कि हम और पगभर कैसे हो पाए और लोगों तक कैसे पहुँच पाए, और एक बस हम मतलब हमारी दृश्यता रहे कि बीमो सेवा कुछ है ऐसा। बहुत बढ़िया आशा बहन, आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी है बहुत ही छोटे से समय में, और हमें ये भी पता चला है कि अगर इंश्योरेंस बीमा जैसा कोई क्षेत्र है और उसमें भी अगर असंगठित महिला की हम जब बात कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे एक विश्वास पैदा करना और उसको कायम बनाए रखना, वो बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी विद बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट के साथ आपने किए हैं। रिसेंटली आपने जैसे हमें बताया कि हीट इंश्योरेंस भी आप लोगों ने लॉन्च किया है, और आई एम श्योर कि वो बहनों तक भी बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा भी होगा। आप ऐसे ही आगे प्रगति करते रहे, और आपका जो विजन है, गोल है, बहुत सारी बहनों तक पहुंचना और उनको ये सेवाओं का लाभ देना, उसमें आपको सफलता मिले, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। और हमने अपना इतना कीमती वक्त दिया और इतनी सारी जानकारी ली, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सारी शुभेच्छाएं हमारी ओर से। थैंक यू सो मच आशा बहन।